क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में अच्छी चीजें जैसे खुद ब खुद होने लगती हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सच में मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने और कल्पना करने का खेल है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग आज तक समझ नहीं पाए? कल्पना कीजिए, आप हर सुबह उठें और आपके अंदर तनाव, डर या कमी का एहसास नहीं, बल्कि खुशी, कृतज्ञता और एक अजीब सा भरोसा हो कि आपकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। और सबसे हैरानी की बात, यही भावना आपकी इच्छाओं को आपकी ओर खींचने लगे। लेकिन रुकिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा राज ज्यादा पाने में नहीं, बल्कि जो पहले से है उसे महसूस करने में छुपा है, तो जापान की लेखिका अजुमी उचितानी अपनी किताब योशिकु में एक बेहद अनोखा और शक्तिशाली सिद्धांत बताती हैं। एक ऐसा जापानी रहस्य जो कहता है कि जब आप खुशी, कृतज्ञता और छोटे छोटे दैनिक रिचुअल्स के साथ जीना शुरू करते हैं, तब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का जवाब देना शुरू कर देता है। लेकिन योशिकु आखिर है क्या? कैसे कुछ साधारण आदतें आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और शायद आपकी पूरी किस्मत बदल सकती हैं? और वो कौन सा हिडन सीक्रेट है जो इस किताब को बाकी सभी मैनिफेस्टेशन बुक्स से अलग बनाता है? आज की इस बुक समरी में हम योशिकु के उन्हीं रहस्यों को खोलेंगे जो आपकी इच्छाओं को सिर्फ सपना नहीं रहने देंगे, बल्कि उन्हें हकीकत बनने का रास्ता दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख शायद आपके मैनिफेस्टेशन के पूरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दे। अध्याय 1, योशिकु क्या है? पूर्व उत्सव की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी खुशियों को हमेशा भविष्य के किसी मोड़ पर क्यों टान देते हैं? हम अक्सर खुद से कहते हैं, जब मुझे वो नौकरी मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब जीवन का आनंद लूंगा, या जब मेरा सपना पूरा होगा तब जश्न मनाऊंगा। लेकिन अगर खुशी का वो दिन कभी आता ही नहीं या अपेक्षा के अनुसार नहीं आता, तो क्या होगा? यहीं से शुरू होती है योशिकु की अनोखी और बेहद खूबसूरत दुनिया। पुस्तक के पहले अध्याय में अजुमी उचितानी हमें एक ऐसे जापानी दर्शन से परिचित कराती हैं जो हमारी सामान्य सोच को पूरी तरह बदल देता है। योशिकु का अर्थ है किसी इच्छा या लक्ष्य के पूरा होने से पहले ही उसके लिए उत्सव मनाना। सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है। आखिर कोई ऐसी चीज के लिए कैसे खुश हो सकता है जो अभी तक हुई नहीं? लेकिन यही इस कला का सबसे बड़ा रहस्य है। लेखिका समझाती हैं कि जब हम किसी आने वाली अच्छी चीज के लिए पहले से ही कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो हमारा मन कमी और चिंता से निकलकर विश्वास और सकारात्मकता की स्थिति में पहुंच जाता है। हम उस व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगते हैं जिसे पहले से ही जीवन की कृपा प्राप्त हो चुकी है। ये भावना हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को बदल देती है। कल्पना कीजिए कि आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। अधिकांश लोग सफलता मिलने के बाद जश्न मनाने की योजना बनाते हैं, लेकिन योशिकु कहता है कि आज ही उस सफलता के लिए धन्यवाद दीजिए। अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी चाय पार्टी कीजिए, एक डायरी में लिखिए कि आप अपने सपने के लिए कितने आभारी हैं और उस भविष्य की खुशी को अभी महसूस कीजिए। ये अभ्यास आपके भीतर विश्वास और उत्साह पैदा करता है, जो आपको अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अजुमी उचितानी बताती हैं कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वर्तमान क्षण को जीना भूल गए हैं। हमारा मन हमेशा अगले लक्ष्य, अगली उपलब्धि और अगले पड़ाव की ओर भागता रहता है। परिणाम स्वरूप जब एक सपना पूरा होता है तो हम तुरंत दूसरे सपने के पीछे दौड़ पड़ते हैं। संतुष्टि हमेशा कुछ कदम आगे खड़ी रहती है। योशिकु इस अनंत दौड़ को रोकने का निमंत्रण देता है। ये हमें सिखाता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक अभ्यास है जिसे हम अभी इसी पल चुन सकते हैं। इस अध्याय की एक और खास बात यह है कि योशिकु केवल व्यक्तिगत अभ्यास नहीं है। जापानी संस्कृति में इसे अक्सर परिवार, मित्रों और समुदाय के साथ मिलकर मनाया जाता है। जब कई लोग एक साथ किसी अच्छी बात के लिए पहले से ही खुशी और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनता है। ये केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समूह को प्रेरित करता है। अध्याय के अंत तक पाठक ये महसूस करने लगता है कि शायद जीवन की सबसे बड़ी गलती ये नहीं है कि हमारे सपने पूरे नहीं हुए, बल्कि ये है कि हमने उनके आने से पहले खुश होना नहीं सीखा। योशिकु हमें याद दिलाता है कि जिस खुशी का हम इंतजार कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा आज भी हमारे पास मौजूद है। बस उसे देखने, महसूस करने और उसका उत्सव मनाने की आवश्यकता है। यही योशिकु का पहला और सबसे शक्तिशाली में संदेश है। जब आप भविष्य की खुशियों के लिए आज ही आभारी होना सीख जाते हैं, तो जीवन धीरे धीरे एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। अध्याय 2,
सकूरा और तूफान, जड़ें गहरी करने की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रकृति हमें जीवन के सबसे गहरे सबक कितनी सरलता से सिखाती है? इस अध्याय में अज़ुमी उचितानी एक ऐसे ही अनमोल सबक को साझा करती हैं जो उन्हें एक बौद्ध भिक्षु से मिला था। भिक्षु ने कहा था, सबसे सुंदर सकूरा के फूल अक्सर सबसे भयंकर तूफान के बाद खिलते हैं। पहली नजर में ये सिर्फ एक सुंदर बात लग सकती है, लेकिन इसके भीतर जीवन का एक गहरा सत्य छिपा है। सकूरा का पेड़ जब तेज हवाओं, बारिशों और तूफानों का सामना करता है, तब उसकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं, और फिर जब मौसम बदलता है तो वही पेड़ पहले से कहीं अधिक सुंदर फूलों से भर उठता है। अज़ुमी बताती हैं कि इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां, असफलताएं, दिल टूटने के पल, आर्थिक संघर्ष या अनिश्चितता के दौर, ये सब केवल दर्द देने के लिए नहीं आते। ये हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आते हैं। हर चुनौती हमें थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और समझदार और थोड़ा और परिपक्व बनाती है। लेखिका अपने जीवन के कई कठिन अनुभवों को साझा करती हैं। ऐसे पल जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता था, जब भविष्य धुंधला दिखाई देता था और जब उम्मीद का कोई सहारा नहीं दिखता था। लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि उन्हीं संघर्षों ने उन्हें वो इंसान बनाया जो वे आज हैं। हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, लेकिन सच ये है कि बिना संघर्ष के विकास संभव नहीं है। जिस तरह हीरा अत्यधिक दबाव से बनता है, उसी तरह इंसान का असली चरित्र भी कठिन परिस्थितियों में निखरता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगली बार जब जीवन में कोई तूफान आए तो केवल ये मत सोचिए कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बल्कि खुद से पूछिए, ये अनुभव मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि हर तूफान के बाद एक नई सुबह आती है और हर कठिन दौर के बाद जीवन में एक नई बहार खिलती है। शायद आपका सबसे सुंदर सकूरा अभी खिलना बाकी है। अध्याय 3, कृतज्ञता, अभी और आगे दोनों के लिए। अगर कोई एक आदत हमारी सोच, भावनाओं और पूरे जीवन को बदल सकती है तो वो है कृतज्ञता। लेकिन अज़ुमी उचितानी इस अध्याय में कृतज्ञता को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से समझाती हैं। हम में से अधिकांश लोग उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। हम अपने परिवार, स्वास्थ्य, घर या सफलताओं के लिए आभारी होते हैं। लेकिन जापानी योशोको दर्शन इससे एक कदम आगे जाता है। ये हमें सिखाता है कि उन चीजों के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए जो अभी हमारे जीवन में आई ही नहीं है। पहले सुनने में ये अजीब लग सकता है। किसी ऐसी चीज के लिए आभार कैसे व्यक्त किया जा सकता है जो अभी मिली ही नहीं? लेकिन यही तो योशोको का जादू है। ये भविष्य को लेकर चिंता करने की बजाय उस पर विश्वास करना सिखाता है। कल्पना कीजिए कि आप अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं। अधिकांश लोग रोज सोचते हैं कि मुझे नौकरी कब मिलेगी या अगर नहीं मिली तो क्या होगा। लेकिन योशोको कहता है कि आज ही उस नौकरी के लिए धन्यवाद दीजिए जैसे वो पहले से आपकी हो। मन ही मन कहिए, धन्यवाद कि मुझे वो अवसर मिला जो मेरे लिए सही था। ये केवल सकारात्मक सोच नहीं है, ये अपने मन को कमी की भावना से निकालकर विश्वास और समृद्धि की भावना में ले जाने का अभ्यास है। जब हम भविष्य की इच्छाओं के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा ध्यान डर और चिंता से हटकर आशा और भरोसे पर केंद्रित होने लगता है। अज़ुमी इस अध्याय में कई सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास साझा करती हैं, जैसे हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखना जिनके लिए आप आज आभारी हैं, और साथ ही 3 ऐसी चीजों के लिए भी धन्यवाद देना जिन्हें आप भविष्य में अपने जीवन में देखना चाहते हैं। धीरे धीरे ये अभ्यास हमारी मानसिकता को बदल देता है। हम शिकायतों की जगह संभावनाएं देखने लगते हैं, हम अभाव की जगह प्रचुरता महसूस करने लगते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम वर्तमान क्षण में अधिक शांति और खुशी अनुभव करने लगते हैं। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहने की आदत नहीं है, ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमारे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल सकती है। जब हम वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए आभारी होना सीख जाते हैं, तब जीवन केवल बेहतर नहीं लगता बल्कि सचमुच बदलने लगता है। अध्याय 4, शिंतो और प्रकृति की लय, ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य। क्या आपने कभी महसूस किया है कि समुद्र की लहरों को देखकर मन अपने आप शांत हो जाता है, या फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं धीरे धीरे गायब हो रही हों? अज़ुमी उचितानी इस अध्याय में बताती हैं कि ये केवल एक भावना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध का प्रमाण है। जापान की प्राचीन शिंतो परंपरा यही सिखाती है कि प्रकृति की हर चीज में एक दिव्य चेतना मौजूद है। पेड़, नदियां, पहाड़, हवा और यहाँ तक कि एक साधारण पत्थर भी केवल निर्जीव वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि उनमें कामी नामक आध्यात्मिक ऊर्जा निवास करती है। शिंतो दर्शन के अनुसार इंसान प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा है।
जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरा संतुलन पैदा होने लगता है। अज़ूमी बताती हैं कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम प्रकृति की लय से कट गए हैं। हम घड़ी के हिसाब से जीते हैं, लेकिन सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुओं के बदलाव और चंद्रमा के चक्र को महसूस करना भूल गए हैं। यही कारण है कि कई बार हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भीतर खालीपन महसूस होता है। लेखिका सुझाव देती हैं कि प्रकृति से जुड़ना किसी कठिन साधना की तरह नहीं है। सुबह कुछ मिनट उगते सूरज को देखना, बारिश की आवाज सुनना, किसी पेड़ को ध्यान से निहारना या रात में चांद को देखकर उसके सौंदर्य का अनुभव करना भी एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अनुष्ठान बन सकता है। जब हम प्रकृति की इस लय के साथ कदम मिलाते हैं तो हमारे विचार, भावनाएं और इच्छाएं भी अधिक संतुलित हो जाती हैं। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश ये है कि ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि एक अनुभव है। जब हम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करना सीख जाते हैं, तब हम संघर्ष कम और सहजता अधिक महसूस करते हैं। हमारी इच्छाएं भी जबरदस्ती पाने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि सही समय पर खिलने वाले फूलों की तरह धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगती हैं। अध्याय 5 गोदाई, 5 तत्वों का जीवन दर्शन। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन की हर इच्छा, हर सपना और हर लक्ष्य 5 अदृश्य शक्तियों से प्रभावित हो रहा है। यदि इन शक्तियों को समझ लिया जाए तो शायद अपनी मंजिल तक पहुंचना पहले से कहीं आसान हो सकता है। यही विचार जापानी दर्शन के गोदाई सिद्धांत के केंद्र में है। अज़ूमी उचितानी इस अध्याय में बताती हैं कि गोदाई केवल 5 तत्वों का सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन को समझने का एक गहरा और व्यावहारिक तरीका है। इन 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में जीवन की हर ऊर्जा समाहित है। पृथ्वी का तत्व हमें स्थिरता और मजबूत आधार देता है। जैसे किसी विशाल वृक्ष को खड़ा रहने के लिए गहरी जड़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी बड़े सपने को पूरा करने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। यदि आपके लक्ष्य में स्थिरता की कमी है, तो पृथ्वी की ऊर्जा को मजबूत करना आवश्यक है। जल हमें लचीला बनना सिखाता है। पानी कभी किसी बाधा से लड़ता नहीं, बल्कि अपना रास्ता खोज लेता है। जीवन में भी कई बार परिस्थितियां हमारी योजना के अनुसार नहीं चलती। ऐसे समय में जो व्यक्ति पानी की तरह अनुकूलन करना सीख लेता है, वही आगे बढ़ पाता है। अग्नि परिवर्तन और जुनून का प्रतीक है। ये वो ऊर्जा है जो हमें सपने देखने से आगे बढ़कर कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, उसे पूरा करने के लिए भीतर आग जैसी प्रेरणा भी चाहिए। अग्नि हमें याद दिलाती है कि साहस के बिना कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं। वायु स्वतंत्रता और रचनात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम नए विचारों के लिए अपने मन को खुला रखते हैं, तब जीवन में नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। कई बार हमारी सबसे बड़ी सीमाएं बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अपने विचार होते हैं। वायु हमें उन सीमाओं से मुक्त होने की प्रेरणा देती है। और अंत में आता है आकाश, सबसे रहस्यमयी और सबसे शक्तिशाली तत्व। आकाश अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। जो चीज आज असंभव लग रही है, वो कल वास्तविकता बन सकती है। अज़ूमी इस अध्याय में पाठकों को अपने लक्ष्यों को इन 5 तत्वों की दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि किसी इच्छा में स्थिरता नहीं है, तो पृथ्वी की आवश्यकता है। यदि लचीलापन नहीं है, तो जल की। यदि जुनून नहीं है, तो अग्नि की। यदि नए विचारों की कमी है, तो वायु की। और यदि विश्वास खो गया है, तो आकाश की। इस अध्याय का सार बेहद प्रेरणादायक है। जब जीवन के ये 5 तत्व संतुलन में आ जाते हैं, तब हमारी इच्छाएं केवल सपने नहीं रह जाती। वे एक ऐसी ऊर्जा में बदल जाती हैं जो हमें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उस जीवन की ओर ले जाती हैं जिसकी हम हमेशा से कल्पना करते आए हैं। अध्याय 6 सामूहिक ऊर्जा, मिलकर मनाने की शक्ति। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी खुशी को अकेले मनाते हैं तो वो अच्छी लगती है, लेकिन जब वही खुशी अपने प्रिय लोगों के साथ साझा करते हैं तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। अज़ूमी उचितानी इस अध्याय में इसी गहरे रहस्य को उजागर करती हैं। वे बताती हैं कि योशुकु केवल व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने की कला नहीं है, बल्कि ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का भी एक सुंदर माध्यम है। जापानी संस्कृति में त्योहार, सामूहिक प्रार्थनाएं और पारंपरिक उत्सव केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते। उनके पीछे ये विश्वास छिपा होता है कि जब कई लोग एक साथ किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए अपनी ऊर्जा, भावनाएं और शुभकामनाएं जोड़ते हैं, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाता है।
जैसे एक अकेली मोमबत्ती अंधेरे को थोड़ा दूर करती है, लेकिन सैकड़ों मोमबत्तियां पूरे वातावरण को रोशन कर देती हैं, उसी तरह सामूहिक सकारात्मक ऊर्जा भी जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकती है। लेखिका बताती हैं कि अक्सर लोग अपनी इच्छाओं और सपनों को केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं। वे डरते हैं कि कहीं लोग उनका मजाक न उड़ाएं या उन्हें असफलता का सामना न करना पड़े। लेकिन योशिको हमें एक अलग रास्ता दिखाता है। जब हम अपने सपनों को भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करते हैं तो हमें केवल समर्थन ही नहीं मिलता, बल्कि उनकी शुभकामनाएं और सकारात्मक ऊर्जा भी हमारे साथ जुड़ जाती है। कल्पना कीजिए कि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। यदि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं तो कई बार निराशा जल्दी घेर सकती है। लेकिन यदि आपके परिवार और मित्र आपकी सफलता की कल्पना करते हुए पहले से ही आपकी उपलब्धि का उत्सव मनाएं, आपको प्रोत्साहित करें और विश्वास दिलाएं कि आप सफल होंगे, तो आपके भीतर आत्मविश्वास की एक नई शक्ति जाग उठती है। यही सामूहिक ऊर्जा का चमत्कार है। अज़ुमी उचितानी ये भी समझाती हैं कि इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। हमारी खुशियां, हमारी उपलब्धियां और हमारी सकारात्मक भावनाएं केवल हमारे जीवन को नहीं बदलती, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती हैं। जब एक व्यक्ति खुश और प्रेरित होता है तो उसकी ऊर्जा पूरे परिवार और समुदाय में फैल सकती है। इसलिए योशिको केवल मेरी सफलता की बात नहीं करता, बल्कि हमारी सामूहिक समृद्धि की बात करता है। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश ये है कि हमें अपने सपनों की यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए। जब लोग एक दूसरे के लिए खुश होते हैं, एक दूसरे की सफलता का उत्सव मनाते हैं और मिलकर सकारात्मक भविष्य की कल्पना करते हैं, तो जीवन कहीं अधिक अर्थपूर्ण और आनंदमय बन जाता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी व्यक्तिगत मेहनत नहीं, बल्कि उन लोगों का प्रेम, विश्वास और समर्थन होता है जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। अध्याय 7, जापानी अनुष्ठान, प्रार्थना, फूल और चाय की रीति। यदि कोई आपसे कहे कि एक फूल सजाना, एक कप चाय बनाना या मंदिर जाकर शांतिपूर्वक प्रार्थना करना आपके सपनों को साकार करने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, तो शायद ये सुनकर आश्चर्य हो। लेकिन अज़ुमी उचितानी इस अध्याय में बताती हैं कि जापानी संस्कृति में ऐसे छोटे छोटे अनुष्ठानों को बेहद गहरा महत्व दिया जाता है। वे हमें इकेबाना की कला से परिचित कराती हैं, जिसमें फूलों को केवल सजाया नहीं जाता, बल्कि उनके माध्यम से प्रकृति, संतुलन और सुंदरता का अनुभव किया जाता है। जब कोई व्यक्ति पूरे ध्यान और प्रेम के साथ फूल सजाता है, तो उसका मन वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाता है। उस समय वो भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे से मुक्त होकर केवल अपने इरादे पर केंद्रित होता है। इसके बाद लेखिका चानो यू यानी पारंपरिक जापानी चाय समारोह की चर्चा करती हैं। बाहर से देखने पर यह केवल चाय पीने की प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन वास्तव में ये आगामी चिंताओं, धैर्य और सम्मान का अभ्यास है। हर छोटी क्रिया, चाय बनाना, कप को पकड़ना, उसकी सुगंध महसूस करना, पूरी सजगता के साथ की जाती है। ये हमें सिखाता है कि जब हम किसी काम को पूरे मन से करते हैं, तो साधारण क्षण भी असाधारण अनुभव बन जाते हैं। अज़ुमी उचितानी नए वर्ष की पहली मंदिर यात्रा, जिसे हत्सुमोदे कहा जाता है, का भी उल्लेख करती हैं। जापान में लाखों लोग नए साल की शुरुआत मंदिर जाकर करते हैं। वे वहां अपने बीते वर्ष के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आने वाले समय के लिए सकारात्मक इरादे निर्धारित करते हैं। ये परंपरा लोगों को याद दिलाती है कि हर नया वर्ष एक नई शुरुआत का अवसर है। इसी तरह ओ मामोरी यानी पवित्र ताबीज केवल भाग्य का प्रतीक नहीं है। ये व्यक्ति को उसके लक्ष्य, विश्वास और आशाओं की निरंतर याद दिलाता है। जब भी कोई उस ताबीज को देखता है, वो अपने इरादे और अपने उद्देश्य को फिर से याद करता है। लेखिका का मुख्य संदेश ये है कि इन अनुष्ठानों की वास्तविक शक्ति वस्तुओं में नहीं, बल्कि उस भावना और उपस्थिति में होती है जिसके साथ हम उन्हें करते हैं। यदि हम हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपने लक्ष्य की कल्पना करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, एक दीपक जलाएं या प्रकृति के बीच कुछ समय बिताएं, तो ये भी हमारे लिए एक शक्तिशाली व्यक्तिगत अनुष्ठान बन सकता है। आज की तेज और भाग-दौड़ भरी दुनिया में लोग अक्सर परिणामों के पीछे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन ये जापानी परंपराएं हमें याद दिलाती हैं कि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। हर छोटा कदम, हर सजग क्षण और हर अर्थपूर्ण अनुष्ठान हमें अपने सपनों के और करीब ले जा सकता है।
इस अध्याय के अंत तक पाठक ये महसूस करने लगता है कि अनुष्ठान कोई जादुई क्रिया नहीं है। वे हमारे मन को केंद्रित करने, हमारी भावनाओं को सकारात्मक दिशा देने और हमारे इरादों को मजबूत बनाने के साधन हैं। जब हम श्रद्धा, कृतज्ञता और पूरी उपस्थिति के साथ जीवन जीना सीख लेते हैं, तब साधारण दिनचर्या भी एक सुंदर आध्यात्मिक यात्रा में बदल जाती है। 8वां अध्याय, माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीने की कला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा मन अक्सर या तो बीते हुए कल की यादों में भटकता रहता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में उलझा रहता है? हम भविष्य की सफलता, रिश्तों, पैसों या सपनों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जिस क्षण में हम वास्तव में जी रहे होते हैं उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अज़ुमी उचितानी इस अध्याय में हमें इसी महत्वपूर्ण सत्य की ओर वापस ले जाती हैं। वे जापानी दर्शन की एक सुंदर अवधारणा इचिगो इचिए का परिचय देती हैं, जिसका अर्थ है ये क्षण दोबारा कभी नहीं आएगा। चाहे वो किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बिताई गई एक साधारण चाय की चुस्की हो, सुबह की ठंडी हवा हो या सूर्यास्त का दृश्य, हर अनुभव अपने आप में अनोखा और अनमोल है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हर पल जीवन का एक उपहार है, तब हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता और आनंद का जन्म होता है। लेखिका बताती हैं कि योशुको केवल भविष्य में मिलने वाली खुशियों का इंतजार करना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है कि हम अभी इसी क्षण में खुशी का अनुभव करना सीखें, क्योंकि जब मन वर्तमान में शांत और संतुष्ट होता है, तभी वो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यही ऊर्जा हमारी इच्छाओं और सपनों को साकार करने में सहायता करती है। इस अध्याय में अज़ुमी कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास भी साझा करती हैं। वे सुझाव देती हैं कि दिन में कुछ मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आप गहरी सांस लेते हैं और केवल उसके आने जाने को महसूस करते हैं, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसी तरह शरीर की जागरूकता का अभ्यास हमें ये महसूस कराता है कि हम इस क्षण में मौजूद हैं, ना कि अपनी चिंताओं या कल्पनाओं में खोए हुए हैं। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि जीवन की सुंदरता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते के हर छोटे कदम में छिपी होती है। यदि हम केवल परिणाम का इंतजार करते रहेंगे, तो वर्तमान की अनगिनत खुशियां खो देंगे। लेकिन जब हम यात्रा का आनंद लेना सीख जाते हैं, तब हर दिन एक उत्सव बन जाता है। यही माइंडफुलनेस का सार है और यही योशुको की आत्मा भी है। अध्याय 9, इच्छाओं का वृक्ष, अपनी कामनाओं को पोषित करें। कल्पना कीजिए कि आपके हर सपने और हर इच्छा एक छोटे से बीज की तरह हैं। क्या केवल बीज को मिट्टी में डाल देने से वो अगले दिन विशाल वृक्ष बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे समय चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, देखभाल चाहिए। अज़ुमी उचितानी इसी सुंदर रूपक के माध्यम से हमें समझाती हैं कि हमारी इच्छाएं भी ठीक इसी तरह विकसित होती हैं। अक्सर लोग कोई सपना देखते हैं, कुछ दिनों तक उसके बारे में उत्साहित रहते हैं और फिर जब तुरंत परिणाम नहीं मिलता तो निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति हमें धैर्य का पाठ सिखाती है। जिस तरह कोई माली रोज बीज को खोदकर ये नहीं देखता कि जड़ें निकली हैं या नहीं, उसी तरह हमें भी अपनी इच्छाओं पर भरोसा करना सीखना चाहिए। लेखिका बताती हैं कि हर इच्छा को 4 चीजों की आवश्यकता होती है: स्पष्टता, विश्वास, धैर्य और प्रेम। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। बहुत बार हम दूसरों की अपेक्षाओं या समाज की परिभाषाओं के अनुसार इच्छाएं बना लेते हैं, लेकिन सच्ची अभिव्यक्ति तभी होती है जब इच्छा हमारे दिल की गहराइयों से निकली हो। इस अध्याय में अज़ुमी द ब्लॉसम और योर विश जैसे अभ्यासों का परिचय देती हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से पाठक अपनी गहरी इच्छाओं को शब्दों में व्यक्त करना सीखते हैं। जब हम अपने सपनों को लिखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं और उनके पूरे होने की खुशी का अनुभव करते हैं, तब वे केवल कल्पनाएं नहीं रह जाती, बल्कि हमारे जीवन का जीवंत हिस्सा बनने लगती हैं। लेखिका एक और महत्वपूर्ण बात समझाती हैं। हर इच्छा को सुरक्षा और सकारात्मकता की आवश्यकता होती है। जैसे एक नाजुक पौधे को कठोर मौसम से बचाया जाता है, वैसे ही हमें अपने सपनों को लगातार संदेह, भय और नकारात्मक सोच से बचाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम वास्तविकता से दूर हो जाएं, बल्कि ये कि हम अपने विश्वास को कमजोर ना होने दें। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश ये है कि अपने सपनों के साथ कठोरता नहीं, बल्कि कोमलता का व्यवहार करें। उन्हें मजबूर करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें बढ़ने का अवसर दें।
जब हम अपनी इच्छाओं को प्रेम, विश्वास और धैर्य से पोषित करते हैं तो वे धीरे धीरे जड़ें जमाने लगती हैं और फिर एक दिन बिल्कुल उसी तरह जैसे वसंत में पेड़ों पर फूल खिलते हैं, हमारे सपने भी वास्तविकता के सुंदर फूलों में बदल जाते हैं। अंततः ये अध्याय हमें सिखाता है कि इच्छाओं को पूरा करने का रहस्य केवल उन्हें पाने में नहीं बल्कि उनकी देखभाल करने की प्रक्रिया में छिपा है, क्योंकि जब हम अपने सपनों को प्रेम पूर्वक पोषित करते हैं तो हम केवल अपने भविष्य को नहीं बदलते बल्कि स्वयं भी भीतर से खिलने लगते हैं। अध्याय 10 वाबी साबी और अपूर्णता की सुंदरता। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक पुराना मिट्टी का कप है। उसके किनारे पर हल्की सी दरार है, रंग भी थोड़ा फीका पड़ चुका है, लेकिन फिर भी उसमें एक अलग ही आकर्षण है। जापानी दर्शन में इसी सुंदरता को वाबी साबी कहा जाता है, वो कला जो अपूर्णता, बदलाव और समय के निशानों में भी सौंदर्य खोज लेती है। इस अध्याय में अजुमी उतिचानी एक बेहद महत्वपूर्ण सच हमारे सामने रखती हैं। हम में से अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने की यात्रा में हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं होंगे, जब तक हमारी योजना में कोई कमी नहीं होगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन में गलतियां होती हैं, रास्ते बदलते हैं, योजनाएं टूटती हैं और कई बार हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है। लेखिका बताती हैं कि योशिको का असली जादू तभी काम करता है जब हम अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना सीखते हैं। यदि किसी पौधे की एक शाखा टेढ़ी हो तो वो कम सुंदर नहीं हो जाता। उसी तरह हमारी कमजोरियां, असफलताएं और अधूरेपन के हिस्से हमें कम मूल्यवान नहीं बनाते। वास्तव में यही अनुभव हमें अधिक गहरा, अधिक संवेदनशील और अधिक मानवीय बनाते हैं। अजुमी एक सुंदर विचार साझा करती हैं। यदि आपका कोई प्रिय मित्र किसी गलती के कारण दुखी हो तो आप उसे कठोर शब्दों से नहीं डांटेंगे। आप उसे समझेंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर हम स्वयं के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हैं? वाबी साबी हमें सिखाता है कि जिस करुणा और प्रेम को हम दूसरों के लिए रखते हैं, वही अपने लिए भी रखें। जब हम जीवन को इस दृष्टि से देखने लगते हैं तो तुलना और परिपूर्णता का दबाव धीरे धीरे कम होने लगता है। हमें एहसास होता है कि हमारी यात्रा किसी प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, हर व्यक्ति की गति अलग है और हर व्यक्ति की कहानी भी अलग है। अध्याय के अंत तक पाठक ये महसूस करने लगते हैं कि उनकी टूटी हुई उम्मीदें, पुराने घाव और अधूरे सपने भी उनकी कहानी के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। वाबी साबी हमें यह विश्वास दिलाता है कि सुंदरता केवल पूर्णता में नहीं बल्कि उस साहस में भी है जिसके साथ हम अपनी अपूर्णताओं को अपनाते हैं। और शायद यही वो क्षण है जब हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करना सीखते हैं। अध्याय 11 दैनिक अनुष्ठान, योशिको को जीवन शैली बनाना। किसी भी प्रेरणादायक विचार की असली परीक्षा तब होती है जब वो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए। केवल किताब पढ़ लेना या किसी नई सोच से प्रभावित हो जाना पर्याप्त नहीं होता। बदलाव तब आता है जब हम उसे अपनी दिनचर्या में उतारते हैं। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है। अजुमी उचितानी बताती हैं कि योशिको कोई जटिल आध्यात्मिक प्रणाली नहीं है। इसके लिए घंटों ध्यान करने, कठिन नियमों का पालन करने या अपने जीवन को पूरी तरह बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे लेकिन अर्थपूर्ण अनुष्ठानों से होती है। वे सुझाव देती हैं कि दिन की शुरुआत एक सकारात्मक संकल्प से करें। सुबह उठते ही कुछ क्षण रुककर उस जीवन की कल्पना करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। ये कोई बड़ा सपना भी हो सकता है और कोई साधारण इच्छा भी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे केवल भविष्य की संभावना न माने बल्कि उसके लिए अभी से कृतज्ञता महसूस करें। दिन के दौरान छोटे छोटे आनंद के क्षणों को पहचानना भी योशिको का हिस्सा है। एक कप चाय की गर्माहट, बारिश की खुशबू, किसी प्रियजन की मुस्कान या शाम के आकाश का रंग, ये सभी ऐसे उपहार हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब हम इन्हें सचेत रूप से महसूस करते हैं तो जीवन अधिक समृद्ध और सुंदर लगने लगता है। शाम को लेखिका कृतज्ञता सूची लिखने का सलाह देती हैं। दिन में घटी 3 या 5 अच्छी बातों को लिखना एक साधारण अभ्यास लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये हमारे मन को कमी के बजाय समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। धीरे धीरे हम महसूस करने लगते हैं कि हमारे जीवन में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा मौजूद है। अध्याय में जापानी संस्कृति से जुड़े मौसमी उत्सवों और चंद्रमा के चक्रों का भी उल्लेख किया गया है। इन परंपराओं का उद्देश्य प्रकृति की लय के साथ जुड़ना है। जब हम मौसमों के बदलाव, प्रकृति के चक्र और समय के प्रवाह को महसूस करते हैं तो जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण अधिक शांत और संतुलित हो जाता है।
सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि अज़ूमी पाठकों को अपने स्वयं के अनुष्ठान बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। योशिको कोई तयशुदा नियमों का समूह नहीं है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसे अपना सकते हैं। किसी के लिए ये सुबह की प्रार्थना हो सकती है, किसी के लिए डायरी लिखना, तो किसी के लिए रोज कुछ मिनट प्रकृति के बीच बिताना। जैसे जैसे ये छोटे अभ्यास हमारी आदत बनते हैं, योशिको एक विचार से बढ़कर जीवन जीने का तरीका बन जाता है। तब खुशी किसी बड़ी उपलब्धि का इंतजार नहीं करती, वो हर दिन, हर छोटे क्षण और हर साधारण अनुभव में दिखाई देने लगती है। इस अध्याय के अंत तक पाठक ये समझ जाते हैं कि जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती। कई बार सबसे गहरा परिवर्तन उन छोटे, शांत और नियमित क्षणों से आता है जिन्हें हम प्रेम, कृतज्ञता और जागरूकता के साथ जीते हैं। यही योशिको का सार है, भविष्य के चमत्कार का इंतजार करने के बजाय आज के जीवन को उत्सव की तरह जीना। अध्याय 12, समुदाय और सामूहिक अभिव्यक्ति, सबके लिए खिलें। पुस्तक के 12वें और अंतिम अध्याय में अज़ुमी उचितानी योशिको हमें योशिको की सबसे सुंदर और गहरी सीख हमारे सामने रखती हैं। अब तक हमने जाना कि योशिको हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं, सपनों और लक्ष्यों को सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनाने की कला है। लेकिन इस अंतिम अध्याय में लेखिका हमें उससे भी एक कदम आगे ले जाती हैं। वे बताती हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हमारी कामनाएं केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होती हैं। जापानी संस्कृति में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वा। इसका अर्थ है सद्भाव, एकता और ऐसा वातावरण जहां हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ संतुलन और सम्मान से जुड़ा हो। इसके साथ ही एक और सुंदर अवधारणा है किजुना, जिसका अर्थ है रिश्तों और दिलों का वो बंधन जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। लेखिका समझाती हैं कि जब हम केवल अपनी सफलता, अपने धन या अपनी खुशियों की कामना करते हैं तो हमारी दुनिया सीमित रह जाती है। लेकिन जब हम अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोस, समाज और पूरी मानवता के लिए भी शुभकामनाएं रखने लगते हैं, तब हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी परीक्षा में सफल होने की कामना कर रहे हैं। ये स्वाभाविक और अच्छी बात है। लेकिन यदि आप इसके साथ ये भी सोचें कि आपके सभी मित्र भी अपने जीवन में सफल हों, उनके परिवार भी खुश रहें और सभी को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिले, तो आपकी भावना कहीं अधिक व्यापक और शक्तिशाली बन जाती है। यही योशिको का उच्चतम रूप है। यहाँ सफलता केवल मैं तक सीमित नहीं रहती बल्कि हम का रूप ले लेती है। अज़ुमी उचितानी बताती हैं कि ब्रह्मांड में हर चीज किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। जैसे एक बगीचे में केवल एक फूल खिल जाए तो वो सुंदर लगता है, लेकिन जब पूरा बगीचा फूलों से भर जाता है तब उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। उसी प्रकार केवल हमारी खुशी पर्याप्त नहीं है। जब हमारे आसपास के लोग भी खुश, स्वस्थ और सफल होते हैं, तब जीवन वास्तव में समृद्ध बनता है। लेखिका पाठकों को एक छोटा लेकिन गहरा अभ्यास भी सुझाती हैं। हर दिन कुछ क्षण निकालकर केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शुभकामनाएं भेजें। मन ही मन कहें, मेरे परिवार में सुख और शांति बनी रहे, मेरे मित्र अपने सपनों को पूरा करें, जिन लोगों को कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं उन्हें शक्ति मिले, इस पृथ्वी पर सभी जीव सुरक्षित और आनंदित रहें। ये अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर करुणा, प्रेम और जुड़ाव की भावना को मजबूत करता है। इस अध्याय का सबसे प्रेरणादायक संदेश ये है कि वास्तविक समृद्धि केवल बैंक खाते में जमा धन या व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। सच्ची समृद्धि वो है जो दूसरों के जीवन को भी छूती है। जब हमारी सफलता किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला सके, जब हमारी उपलब्धियां समाज के लिए उपयोगी बन सके, तब वे वास्तव में सार्थक होती हैं। पूरी पुस्तक का समापन एक बेहद खूबसूरत रूपक के साथ होता है। अज़ुमी उचितानी कहती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक सकुरा बन सकता है। सकुरा का फूल केवल अपने लिए नहीं खिलता, उसकी सुंदरता को देखने वाले हर व्यक्ति के मन में खुशी भर जाती है। उसी तरह हम भी अपने व्यवहार, अपने प्रेम, अपनी दयालुता और अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकते हैं। अंततः योशिको केवल इच्छाओं को पूरा करने की तकनीक नहीं है, ये जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। ये हमें सिखाता है कि खुशी को भविष्य के किसी दिन तक टालना नहीं है, बल्कि आज ही उसे महसूस करना है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़े परिवार, एक समाज और एक साझा दुनिया का हिस्सा हैं। और जब हम सबके लिए खिलने का निर्णय लेते हैं, तभी जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। यही इस पुस्तक की अंतिम और सबसे शक्तिशाली सीख है। स्वयं एक सकुरा बनिए और जहां भी जाएं वहां आशा, प्रेम, सौंदर्य और आनंद के फूल खिलाइए।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।